हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षवन, यू आर वाचिंग बायो लर्नम। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर हेरिडिटी के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, सभी को डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। तो अगर हेरिडिटी के अंदर अपने मार्क्स पक्के करने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करता है अपनी नई जनरेशन के अंदर, अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर। वो अपने जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करता है, पास करता है। और इसी फिनोमिना को, जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये हो रहा है जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या है यहाँ पर? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन हमेशा ह्यूमन को बर्थ देता है। अगर मैं एक बात करूँ कैट की, कैट हमेशा कैट को बर्थ देती है। इसके अलावा एलिफेंट है, वो हमेशा एलिफेंट को बर्थ देगा। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर उनकी बॉडी बनाने के डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स वो कोड्स है जिनके पास इंफॉर्मेशन है कुछ प्रोटीन्स बनाने की। तो जब वो कोड्स डीकोड होंगे तो प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन अल्टीमेटली बॉडी बनाते हैं। तो यहां पर समझ आई बात? अगर ह्यूमन की बॉडी है तो ह्यूमन की बॉडी के डीएनए के अंदर वो कोड्स हैं जो ह्यूमन की बॉडी बनाते हैं। तो यहां पर जब नया इंडिविजुअल बोर्न होगा तो उसके अंदर वो सारे जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, और अल्टीमेटली वो सब प्रोटीन्स बनेंगे जो कि उसकी बॉडी बनाते हैं, जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन बनाते हैं। तो यही रीजन है, जीन्स जो है वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का। जीन्स के थ्रू ही तो हेरिडिटी हो पा रही है। जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो जीन्स के थ्रू ही हो पा रहा है। दीज आर शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है कुछ प्रोटीन बनाने की। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग जनरेशनल वेरिएशन। कुछ वेरिएशन भी कॉज करते हैं ये, जब इनके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ से नई स्पीशीज का एवोल्यूशन भी होता है। एवोल्यूशन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट था, वो फिलहाल इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। तो ये पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाला। आगे बात करते हैं ट्रेट्स की। तो ट्रेट्स रेफर टू एनी ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर ये जो ट्रेट है वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप देख सकते हो, बता सकते हो। जैसे सपोज आपने किसी ह्यूमन को देखा तो उसका एक हेयर कलर होगा, उसका आई कलर होगा, उसका कोई स्किन कलर होगा, तो इसके अलावा उसकी एक हाइट होगी। अगर उसका मैं बात करूं, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंट कोशेंट होगा, आईक्यू जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर ये जो सब चीजें हैं, ये क्या है? कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं। अब इन कैरेक्टर्स को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। वन इज इनहेरिटेड, अदर वन इज एक्वायर्ड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक को, द traits which are passed down from parents to offspring through genetic material। जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। देखो, अब नया इंडिविजुअल कैसे बनता है? जायगोट से बनता है। जायगोट कैसे बनता है? स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। तो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, एग के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन जब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करती है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू आए हैं, ये डीएनए के थ्रू आए हैं बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ पेरेंट्स हैव ब्राउन और ब्लैक हेयर, ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट ईदर ब्राउन और ब्लैक हेयर और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। अगर मदर का सपोज बात करते हैं ब्लैक हेयर है, फादर की बात करते हैं अगर सपोज ब्राउन हेयर है, तो यहां पर क्या होगा? जो नया ऑफस्प्रिंग होगा, जो नया इंडिविजुअल होगा, उसके ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं, उसके ब्राउन हेयर भी हो सकते हैं, या फिर उसके मिक्स ब्लेंड भी हो सकता है। ऑल राइट। तो ये जो ट्रेट है हेयर कलर, ये क्या हो गया? इनहेरिटेड ट्रेट। इसके अलावा बात करें एक्वायर्ड ट्रेट की, तो एक्वायर्ड ट्रेट हमारा कौन सा है? जो हमने एक्वायर किया है, जो किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर किया, उसको हम बोलेंगे acquired traits. These are the traits which are developed because of surrounding environments effects. These are not coded via DNA. अगर मैं बात करूं, suppose एक नॉर्थ रीजन में रहने वाला इंडिविजुअल नॉर्थ रीजन में रहता है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्शन जो है स्किन का, वो क्या हो चुका है? थोड़ा सा फेयर है। अब वो नॉर्थ रीजन में रहने वाला इंडिविजुअल कहाँ चला गया? साउथ में चला गया है, केरला वाली साइड चला गया है। तो यहाँ पर केरला के अंदर जाने के बाद क्या होगा? उसका कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्किन के अंदर चेंज आया है वो क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इनहेरिटेड नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, तो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर मस्कुलर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अब ये इनहेरिटेड नहीं है, ये एक्वायर्ड है।
तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका हमारे जीन्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर मैं बात करूं, नॉर्मल एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहाँ पर सपोज एक रेसलर है, तो रेसलर का जब कोई भी बेबी होगा तो रेसलर के बेबी में ऐसा नहीं देखा जाएगा कि उसकी बेबी की भी जो मसल्स है वो हाईली डेवलप्ड है, क्योंकि वो क्या था, वो एक एक्वायर्ड ट्रेट था, उसका उसके डीएनए के अंदर कोई भी डिफरेंस उसने कॉज नहीं किया। इसी तरीके से अगर सपोज कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, तो यहां पर इन सब के जो इंडिविजुअल्स, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनके अंदर ये क्वालिटीज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटीज उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने अंदर एक्वायर की हैं, इनका जीन्स से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जीन्स जिनको कोड नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब आगे चलते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के ऊपर, विच इज मेंडल। मेंडल की यहां पर इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। मेंडल क्या है हमारे, मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमें इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स के फील्ड के अंदर, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है चीजों को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। किस तरीके से हेरिडिटी का प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो सब चीजें मेंडल ने बहुत ज्यादा सॉर्टेड कर दी हैं। तो इसलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो मेंडल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई चैनल। तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट इज वन दैट एक्सप्रेस्ड व्हेन एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। अगर एक कॉपी भी प्रेजेंट है तो भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है, अगर मेंडल के केस में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के केस में, पी प्लांट के केस में अगर हम बात करें हाइट ऑफ द प्लांट की, तो यहाँ पर जो टॉल हाइट है वो क्या है, यहाँ पर हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, और जो यहाँ पर ड्वार्फनेस है या फिर शॉर्ट हाइट है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात करें, हम किस तरीके से टॉलनेस वाला जीन लिखेंगे, किस तरीके से ड्वार्फ वाला जीन लिखेंगे, तो टॉल वाले जीन को हमेशा जो जीन डोमिनेंट होता है उसी से ही हम लेटर को चूज करते हैं, जैसे टॉल और शॉर्ट। तो यहाँ पर हम जीन को एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल टी से, डोमिनेंट जो होगा वो कैपिटल टी से, और जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये डोमिनेंट जीन हो गया, ये रिसेसिव जीन हो गया। तो यहां पर रिसेसिव क्या है हमारा, ड्वार्फ। अब मेंडल के लॉज की अगर मैं बात करूं, मेंडल ने यहां पर 3 लॉज दिए। पहला क्या था हमारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था, जीन जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 2 अपोजिंग एलील्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें से एक हमेशा क्या होगा, एक्सप्रेस होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वहां पर वो एक्सप्रेस जो होगा वो कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट जीन जो है वो अपने आप को रिसेसिव के साथ भी एक्सप्रेस कर पाता है, और जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को डोमिनेंट के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कौन सा एक्सप्रेस होगा, यहाँ पर कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा। अगर कॉम्बिनेशन स्मॉल टी का है तो ही स्मॉल टी यानी ड्वार्फ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर जीन को जो कि हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं, एंड इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन एनी कॉम्बिनेशन। कैपिटल टी में भी डोमिनेंट दिखेगा आपको, और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी आपको डोमिनेंट ही देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंटायरली सेपरेटेड थ्रू आउट द क्रिएशन ऑफ गेमीट्स। जब गेमीट्स बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमीट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे जो स्पर्म बनता है या एग बनता है वो गेमीट बोलते हैं हम उसको। तो जब गेमीट बनता है तो उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं, जो यहाँ पर एलिल्स है, ये जो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो एक एलील आता है एक पेरेंट से। तो यहां पर इन पर्टिकुलर एलील्स का, इन पर्टिकुलर पेयर का अलग होना बहुत जरूरी है, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझाया है। किस तरीके से जो ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे अप्लाई हो रहा है, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझाया गया है। तो एग्जामिनेशन के अंदर अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाना आ जाए तो भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर कोई एलील मिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक टॉल है और दूसरा क्या है, ड्वार्फ है, तो यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा कि कोई यहाँ पर इंटरमीडिएट हाइट का, हाइट ना छोटी है ना बड़ी है, तो इंटरमीडिएट हाइट वाला कोई कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कैरेक्टर टोटली अलग हो जाते हैं, ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद ये फर्दर फिर जो होगा नए ऑर्गेनिज्म में ये वापस से कंबाइन होंगे।
उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाया है। क्या है ये, किस तरीके से इन पे एप्लीकेशन हो रहा है, सब चीजों को पढ़ेंगे आगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब गेमीट प्रोडक्शन होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ वेरियस फीचर्स। अब जैसे अगर हमने बात की कि मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, जिसमें से एक क्या था, हाइट था, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट है। दूसरा क्या है, सपोज कलर ऑफ द फ्लावर, कलर है। तो यहां पर कहने की बात यह है कि जो हाइट के पर्टिकुलर जीन्स हैं उनको कोई लेना देना नहीं है कि कलर के जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन है, वो अपना अलग से सेग्रीगेट होंगे, वो अपना अलग से सेग्रीगेट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली ये हाइट वाला जीन इस कलर वाले जीन से इंडिपेंडेंटली एब्जॉर्ब होता है। इनकी जो शफलिंग है, इनकी जो पैटर्न अलग अलग से बनेगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो कोई ऐसा फिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसको मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझाया है। तो पहले पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और फिर पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं एक टाइम पे तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करेंगे, जैसे 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देख सकते हो, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, यानी कि हाइट कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट ऑफ द प्लांट का हम क्या बना रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड, मोनो यानी एक कैरेक्टरिस्टिक और हाइब्रिड यानी यहां पर हम मिक्सिंग करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करके देखेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे। ऑल राइट, तो यहां पर पेरेंट्स की जो हमने जनरेशन ली है, पेरेंट जनरेशन हो गई ये, जिसमें एक प्लांट हमारा क्या है, टॉल है, दूसरा प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो इनके अंदर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है ये क्या है, कैपिटल टी, और इसके अंदर क्योंकि ड्वार्फ है तो ये क्या हो गया, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी वाला हमेशा जो गैमेट बनाएगा वो कैसे बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा, और जो स्मॉल टी है वो हमेशा गैमेट बनाएगा स्मॉल टी। तो यहां पर जैसे ये सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल टी को अगर आप अलग करोगे तो यहां पे लगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगते ही यहां पर क्या अलग हुआ, कैपिटल टी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्मॉल टी की, तो जब ये अलग होगा तो यहां पर क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। गैमेट को हमेशा हम सर्कल के अंदर लिखते हैं, तो यहां पर क्या बने, गैमेट्स बने, इधर कैपिटल टी और इधर बने सारे के सारे स्मॉल टी। अब यहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन से जो हमारा यहां पर हाइब्रिड बना, इसको ही बोलते हैं हाइब्रिड। तो यहां पर जो हाइब्रिड बना वो क्या बना, कुछ ऐसा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको हम अपनी F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी पहली प्रोजेनी, पहली पीढ़ी, तो ये क्या हो गई हमारी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बच्चों, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर एक्सप्रेस कौन सा होगा, जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कौन सा है, टॉल। तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं सबके सब क्या होंगे, ऑल विल बी टॉल। तो अब यहां पर हम क्या करें, F1 जनरेशन को आपस में, यहां पर हमने क्या की थी, यहां पर हमने की थी क्रॉसिंग, क्योंकि 2 अलग अलग प्लांट्स को हमने क्या किया था, क्रॉस किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक जैसे प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया है, एक जैसे प्लांट्स की मीटिंग कराई है। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे सेल्फिंग, की आपस में ही जो F1 प्रोजेनी आई उनकी हमने आपस में ही सेल्फिंग करा दी। तो यहां पर सेल्फिंग के अंदर हमारा एक पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी है और दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जब अलग अलग गैमेट्स बन रहे हैं तो यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो भी कुछ अलग तरीके से बनेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो पर्टिकुलर 2 गैमेट्स हैं, ये आ गए कैपिटल टी और ये आ गया स्मॉल टी। एक तरफ एक प्लांट के हमने लिख दिए, दूसरी तरफ हमने दूसरी प्लांट के लिख दिए। अब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, इधर से कैपिटल टी मिलके क्या बना, कैपिटल टी। इधर से कैपिटल टी और स्मॉल टी बन के क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर से ये दोनों मिक्स होकर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से ये दोनों मिक्स होकर स्मॉल टी। ठीक है, इसको हम चेकर बोर्ड की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि हमने एक चेकर बोर्ड बना लिया। यहां पर एक तरफ तो एक प्लांट के हमने लिख दिए गैमेट्स और दूसरी तरफ दूसरी प्लांट के हमने गैमेट्स लिख दिए, कुछ इस तरीके से। ये एक पर्टिकुलर प्लांट के आगे कैपिटल टी, इधर आ गया स्मॉल टी, इधर आ गया कैपिटल टी, इधर आ गया स्मॉल टी, और इसकी हम मिक्सिंग करके यहां पर अलग अलग पर्टिकुलर जो जनरेशन बनेगी हमारी वो बना सकते हैं। तो हमारे पास 4 तरीके से प्लांट्स आएंगे, कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इस तरीके से 25% ये आएंगे, 25% ये आएंगे, 25% ये और 25 ये। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों तो सेम ही है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, इकट्ठा रख देते हैं। तो हमने बोला कैपिटल टी और कैपिटल टी जो है हमारा रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशियो स्मॉल टी, इनका रेशियो क्या आ रहा है, यहां पर एक ये प्रेजेंट है, दो ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, जीनोटिपिक रेशियो की जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है। यहां पर एक तरीके के जीन्स ऐसे हैं, दो तरीके के ऐसे हैं और एक तरीके के ऐसे हैं। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक, इस जीन्स की वजह से क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है, तो यहां पर दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक, दो तरीके के फिनोटाइप ही देखने को मिलेंगे। फिजिकल फॉर्म्स दो ही तरीके की देखने को मिलेंगी, दैट इज 3:1। 3 जो होंगे वो टॉल होंगे और एक जो होगा वो ड्वार्फ होगा। तो यहां पर मोनोहाइब्रिड और जो पर्टिकुलर क्रॉस है उसके अंदर हमें F2 जनरेशन की क्या बनानी है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बनानी है। यहां तक हमने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्रॉस के ऊपर, विच इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार में हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर आपको पेरेंट्स जनरेशन जो दिख रही है, पेरेंट जनरेशन के अंदर यहां पर दिख रहा है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यहां पर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चल रहे हैं। इधर है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यहां पर ये कंप्लीटली डोमिनेंट है, यहां पर ये कंप्लीटली रिसेसिव है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। और ये जो कंडीशन आती है इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, जहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से अलग है, इधर डोमिनेंट है, इधर रिसेसिव है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो यहां पर हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हो दो कैरेक्टर है, ये Y स्टैंड्स फॉर येलो, R स्टैंड्स फॉर राउंड। जो सीड है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक हमने लिए हैं, येलो कलर एंड राउंड शेप। तो सीड का शेप एंड सीड का कलर, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक जिनको हमने पिक किया है। दूसरी तरफ स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। स्मॉल वाई जो है दैट मीन्स द कलर इज ग्रीन एंड आर मीन्स जो हमारा टेक्सचर है सीड का वो क्या है, रिंकल्ड है। तो यहां पर एक तरफ है येलो राउंड सीड, दूसरी तरफ है ग्रीन और रिंकल्ड सीड। इनकी जब हम F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर बच्चे बताओ यहां पर गैमेट्स कैसे बनेंगे। इस कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई आ गया और इस कैपिटल आर से आ गया कैपिटल आर। इस तरफ इन दोनों में से क्या आया, स्मॉल वाई और इधर स्मॉल आर। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये एक हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको F1 जनरेशन के अंदर। अब यहां पर ये जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है इसकी हमने क्या कराई, अब आगे सेल्फिंग कराई। अब हम इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर क्या करेंगे, F1 से जब हम F2 जनरेशन बनाते हैं यहां पे हम सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहां पर जब पेरेंट हमारा ये है तो यहां पर गेमेट्स कैसे बनेंगे, इस पर्टिकुलर केस में 4 तरीके के गेमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहां पर गेमेट्स कैसे बनेंगे, 4 तरीके के, कौन कौन से। अब यहां पर गेमेट्स कैसे फॉर्म करते हैं हम पहले एक पर्टिकुलर ट्रेट के जीन्स को ले लेते हैं। जैसे कैपिटल वाई है, इधर दूसरी तरफ स्मॉल वाई है। अब इस कैपिटल वाई के पास 2 ऑप्शन है, 2 जीन्स के साथ ही कंबाइन कर सकता है, कैपिटल आर के साथ भी और स्मॉल आर के साथ भी। तो यहां पर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर। तो यहां पर क्या बना रिजल्ट, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये 4 गेमेट्स यहां पर फॉर्म होंगे। तो ये जो 4 गेमेट्स है यहां पर चेकर बोर्ड के अंदर नीचे लिखे हुए हैं, दीज आर द 4 गेमेट्स। इनको हम सर्कल में लिखेंगे और यहां पर जब हम ये गेमेट्स फ्यूज करेंगे तो यहां पर 16 केसेस बनेंगे। 16 केसेस कौन कौन से बनेंगे, कुछ इस तरीके से केसेस बनेंगे। तो ये 4 फिनोटाइप्स कौन से प्रेजेंट है, ये कौन सा है, ये है येलो राउंड, दिस इज ग्रीन राउंड, दिस इज येलो रिंकल्ड एंड दिस इज ग्रीन रिंकल्ड। तो ये 4 फिनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे और ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, येलो राउंड कितने हैं 9, जो हमारा ग्रीन और राउंड है वो कितने हैं 3, दिस इज येलो रिंकल्ड एंड दिस इज रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां पर ये इस तरीके से इस रेशियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हमारा खत्म होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक न्यूबॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो डिटर्मिन होता है।
अब जैसे कोई न्यूबॉर्न जिसका बर्थ होना है, अब उसका सेक्स किन बेसिस पर डिटर्मिन होता है कि वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, ये क्या चीजें डिसाइड करती हैं? तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं रीजन है सेक्स डिटर्मिनेशन का। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है, एनवायरनमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हॉर्मोन्स डिसाइड करेंगे कि मेल होगा या फीमेल होगा। बट अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जीन्स की वजह से होता है। जीन्स, ऐसे कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं? जो जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर जो हमारे क्या है, एक्स और वाई जीन्स। तो एक्स और वाई ये दो अलग तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। आउट ऑफ दीज 46 हमारे पास जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 44 क्रोमोसोम्स इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो 2 क्रोमोसोम बचे उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब इनको ऑटोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी के अंदर बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे। ऑटोसोम्स बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे, और ये जो 2 क्रोमोसोम्स होंगे ये सेक्स को डिसाइड करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहां पर 22 पेयर हो गए ऑटोसोम्स के, और ये लास्ट पेयर हो गया हमारा सेक्स क्रोमोसोम का। तो यहां पर इन द केस ऑफ ह्यूमंस जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 तरीके से देखा जाता है, एक्स भी देखा जाता है और वाई भी देखा जाता है। मेल्स के केस में जो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स वाई, और फीमेल्स के केस में जो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स एक्स। सो नाउ इट डिपेंड्स, जब एक जायगोट बन रहा है उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स वाई आ रहा है या एक्स एक्स आ रहा है। तो अगर मैं एक नॉर्मल प्रोसीजर की बात करूं, ये आ गया हमारे पास मेल और ये है फीमेल। फीमेल के पास है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस मेल के केस में एक्स वाई और फीमेल के केस में एक्स एक्स। तो मेल ने जो गेमीट्स प्रोड्यूस किए, जो यहां पर स्पर्म्स बनेंगे, यहां पर जो स्पर्म्स होंगे 50% उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होगा और 50% के अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, जबकि जो एग्स होंगे उन सब के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। अब नाउ इट डिपेंड्स कि किस एग का फ्यूजन किस स्पर्म के साथ हो रहा है, उससे डिपेंड होगा कि जो आने वाला इंडिविजुअल है, जो न्यूबॉर्न है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड कैसे फॉर्म होता है? जब 22 प्लस एक्स कंबाइन करता है 22 प्लस एक्स के साथ, तो ये हो गए 44 हमारे ऑटोसोम्स हो गए 22 पेयर, और ये हो गया हमारा सेक्स क्रोमोसोम का पेयर। इसके अलावा अगर जो मेल चाइल्ड है वो कैसे फॉर्म होता है? जब 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम कंबाइन करते हैं एक्स वाई के साथ। तो ये जो हमारा चांस है, जो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं मेल या फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है? 50-50 है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? 50% मेल एक्स क्रोमोसोम्स वाले गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, 50% वाई क्रोमोसोम वाले प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 50-50% है। सो this was all about sex determination in humans, and with this chapter is completed. I hope video must be helpful for you. In case video आपके लिए helpful रहा है तो please share, like and subscribe to my channel. मिलते हैं next video में. Till then take care. Bye bye.